नमस्कार, ये एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। रूस को लेकर अमेरिका पहले ही अपना रुख साफ कर चुका है, लेकिन अब अमेरिका ने भारत के रुख की तरफ ध्यान दिया है। बार बार दबाव बनाने के बावजूद भी जब भारत ने रूस को लेकर अपने निष्पक्ष रुख में बदलाव नहीं किया, तो अमेरिका ने अब भारत को खुली धमकी दे डाली है। अमेरिका क्या कहना है कि भारत अगर रूस के साथ गठबंधन करता है तो उसे भारी कीमत चुकानी होगी। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के शीर्ष आर्थिक सलाहकार ब्रायन डीज ने कहा है कि अमेरिकी प्रशासन ने भारत को रूस के साथ गठबंधन करने के खिलाफ चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अमेरिका भारत से कहता है, अगर भारत रूस के साथ अपनी रणनीतिक साझेदारी को और बढ़ाता है तो भारत को इसके दीर्घकालीन अंजाम झेलने पड़ेंगे। ऐसे में हम आपको बताने जा रहे हैं कि मौजूदा समय में रूस के बीच व्यापारिक रिश्तों के आंकड़े क्या हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ब्रिटेन के विदेश मंत्री लीज ट्रस के साथ बातचीत के दौरान कहा था कि रूस से सस्ता तेल खरीदने के लिए एक अभियान चलाया जा रहा है। अगर रूस से तेल के निर्यात की बात करें तो भारत ने पूरे 2021 में रूस से 1 करोड़ 60 लाख बैरल तेल खरीदा, लेकिन 24 फरवरी को रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से ही भारत ने रूस से 1 करोड़ 30 लाख बैरल कच्चा तेल खरीद लिया है। यानी महज 39 दिन के अंदर ही भारत ने पिछले साल के कोटे के मुकाबले 81% कच्चा तेल आयात कर लिया है। रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच भारत पर रूस से कूटनीतिक रिश्ते कम करने का दबाव बढ़ता जा रहा है। ऐसे में मोदी सरकार काफी तेजी से हथियार खरीदने में अपने विकल्पों के विस्तार पर भी विचार कर रही है, खासकर तब जब सुखोई से लेकर S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम समेत कई अन्य सैन्य समझौते पाइपलाइन में हैं। अब देखना होगा कि भारत का नया रुख क्या होगा। और चलिए अब इस मसले पर हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। 3 मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेहमानों से आपका परिचय करवा देता है। शुभेंदु शेखर अवस्थी जी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। कार्तिकेय सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। और रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर अनिल गौड़ जी इस समय हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं। तीनों ही मेहमानों का स्वागत है एएनबी न्यूज पर। अनिल जी, शुरुआत हम आप ही के साथ करना चाहेंगे। सर, मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि एक तरफ अमेरिका अब भारत को खुली धमकी देने पर उतर आया है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत और रूस के रिश्ते हैं। अब भारत के सामने क्या चुनौतियां हैं सर आने वाले समय में? ऐसा है पल्लवी जी, अमेरिका की एक पुरानी आदत है, वो यूज एंड थ्रो की पॉलिसी इस्तेमाल करता है कि जब उसको कोई भी मुल्क उसके साथ में कोई जरूरत होती है तो वो उसको अपने जो नीतियां हैं उसमें ढालना चाहता है। आप देखिए, जब ये यूक्रेन और इसका रशिया का युद्ध शुरू हुआ तो उसके अंदर पाबंदियां लगाई गई। भारत को कहते हैं कि आप जो है जो तेल वगैरह निर्यात कर रहे हैं उसको बंद कर दीजिए। वहां पे इनका जो सबसे बड़ा अलाय है अमेरिका का, ब्रिटेन, वो अभी तक तेल ले रहा है वहां से। यूरोपियन यूनियन के जितने ये नेटो के मेंबर्स हैं ये सारे तेल ले रहे हैं, गैस ले रहे हैं वहां पे। ये डिपेंडेंट ही उसकी सप्लाईज के ऊपर है। तो उनको निराशा कहां से है? निराशा ये है कि जो हिंदुस्तान की गवर्नमेंट आज उनकी जो कहते हैं ना रेखा जिस हिसाब से खींचे उस हिसाब से टो नहीं कर रही। पर हमने ये देखा है 75 साल के अंदर अमेरिका ने कभी भी हिंदुस्तान का साथ नहीं दिया। आपको याद है जब 62 के अंदर जब चीन ने हमला किया तो हिंदुस्तान ने वहां मदद मांगी। इन्होंने चीन को नहीं कुछ कहा पर हिंदुस्तान को वो सामान भेज दिया कि अच्छा, और चीन को कुछ नहीं कहा उन्होंने उस टाइम पे भी। उसके बाद 71 के अंदर आपने देख लिया क्या हाल किया इन्होंने। 7th फ्लीट को खड़ा कर दिया वहां पे कि नहीं जी पाकिस्तान के अटैक नहीं करना। इतने सालों से वहां से पाकिस्तान से आतंकवाद आ रहा है, इन्होंने आज तक पाकिस्तान को कभी सेंशन नहीं किया हुआ क्योंकि पाकिस्तान इनका अलाय था। इसी हिसाब से आज चीन जो है, क्योंकि चीन के साथ में उनकी आर्थिक स्थिति जो है इस हिसाब से है कि अगर चीन के ऊपर प्रतिबंध लगाएं तो अमेरिकन इकॉनमी डूब जाती है। अमेरिकन के कॉर्पोरेशन जितने बड़े बड़े हैं ये सारे डूब जाएंगे, इसलिए चीन के साथ कुछ नहीं। और यहां तक कि जो बाइडेन ने जब जीपिंग के साथ बातचीत की तो उन्होंने ताइवान से भी हाथ धो दिए। उन्होंने कहा जी हम मानते हैं कि ताइवान चीन का हिस्सा है। जो आज तक
वो उसके खिलाफ खड़े थे कि नहीं जी हम उसको डिफेंड करेंगे, उन्होंने हाथ धो दिए उधर से। तो आप क्या चाहते हैं कि हम, भारत क्या चाहता है कि भारत भी उसी उसी कतार में खड़ा हो जाए कि कल को जब जरूरत पड़े तो वो हाथ धो के बैठ जाएगा भारत से। जब अभी ये कहते हैं कि देखिए जी कल को जब चीन के साथ आपकी कोई होगी बातचीत, हम उसके अंदर आपकी मदद नहीं करेंगे। अरे भाई जब अब लद्दाख के अंदर चीन घुसा है, आपने क्या किया चीन के साथ? आपने एक स्टेटमेंट तक नहीं दिया उधर, आपने चीन को सेंशन तक नहीं किया। आप सिर्फ अपनी चीज देखते हैं कि हमारे हथियार बिके, हमारे जो कॉरपोरेशन हैं वो मुनाफा कमाए, और उसके तक ही सीमित रहते हैं कि वो सारे देश जो है आपके साथ उस हिसाब से करें। जी। अगर आप इनका चिट्ठा देखें अमेरिका का वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, वो तकरीबन 120 के ऐसे मुल्क हैं, मैं आपको लिस्ट भी दिखा दूंगा, कि जिसके अंदर इन्होंने डेमोक्रेटिक एस्टेब्लिशमेंट्स को हटाया है सिर्फ इसी बात के ऊपर कि इनको लगा कि भाई ये लोग जो है हमारी मदद, हमारे ख्यालात में नहीं चलेंगे, हमारी तरफ से नहीं चलेंगे। अब ये चाहते हैं कि भारत भी इनका पिट्ठू बन जाए, वो तो होगा नहीं। ये इसके लिए तो अगर देखिए पहले भी हमारे जो जो हमारा देश था वो नॉन अलाइंड था, वो किसी भी कैंप में नहीं था, और आज भी वो किसी कैंप में नहीं है। इसकी नीति जो यूक्रेन के युद्ध के ऊपर है वो बड़ी साफ है कि हम युद्ध के खिलाफ हैं। हमने रशिया को भी कहा है और हमने अमेरिका को भी कहा है, और युद्ध जो ये बड़े आसानी से खत्म हो सकता था, ये शुरू भी नहीं होता अगर अमेरिका उस टाइम मान जाता कि भाई हम इसको नेटो के अंदर सदस्यता नहीं देंगे। खत्म, एक छोटी सी बात थी, वो अमेरिका नहीं माना क्योंकि अमेरिका चाहता है कि वो रशिया को आज आर्थिक स्थिति और उसको सारे विश्व के अंदर ऐसी कतार पे खड़ा कर दे कि वो फिर कहे जी हाँ जी देखो जी हमारी जीत हो गई है रशिया के ऊपर, हमारी जीत कम्युनिज्म के ऊपर जीत हो गई है। तो ये जो एक मानसिकता है अमेरिका की, मैं कहूंगा ये सारी दुनिया के लिए बड़ी खराब है। और ये आज भी यूरोपियन यूनियन के लोग जो हैं, जो इनके नेटो के सदस्य हैं, वो भी इससे दुखी हुए हैं। इसीलिए आप देखिए आज उनको कहते हैं आप गैस हमारे से ले लीजिए। 78% जो गैस की वहां पे खपत है वो रशिया से आती है, और जो गैस अगर अमेरिका से जाएगी वो तकरीबन 300-400% महंगी है। तो आर्थिक स्थिति किसकी खराब होगी? यूरोपियन यूनियन की। उसमें अमेरिका खुश है क्योंकि उसकी अपनी सप्लाई जाएंगी उधर से। दूसरा, वो कहते हैं आप पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बंद कर दीजिए। ये जो बातें हैं, ये धमकी वगैरह देने की मेरे को लगता है बहुत ही एक घटिया किस्म की राजनीति कर रहा है अमेरिका, और वो भी भारत के साथ। क्योंकि आज भारत जिस कतार पे खड़ा है, भारत का सारे विश्व के अंदर एक नाम है, बोलबाला है, और उसके उनको पता है भारत किसके लिए खड़ा है। भारत ने आज तक किसी मुल्क के ऊपर आक्रमण नहीं किया। भारत हमेशा शांति चाहता है, हर एक के साथ शांति चाहता है, यहाँ तक कि हम पाकिस्तान तो ये जो को भारत साथ भी पर शांति लगातार चाहते हैं। दबाव बढ़ाया जा रहा है अनिल जी, इसका कोई प्रभाव भारत पर पड़ेगा क्या? हमारी कूटनीति बदल सकती है? ये जानकारी भी हम आपसे चाहेंगे और समझेंगे सारी कूटनीति और रणनीति। एक बार मैं बाकी मेहमानों का भी रिएक्शन ले लेती हूँ। शुभेंदु जी, लेकिन दूसरी तरफ ये भी देखना अहम है कि सर रूस और चीन की दोस्ती कितनी गहरी है। भविष्य में अगर चीन के साथ हमारी तकरार और बढ़ती है तो रूस किसका साथ देगा सर? देखिए, ये अब साथ कौन देगा और कौन कब किसके साथ रहेगा, ये अब वो वाले पुराने वाले फार्मूले चलेंगे नहीं जी। जो लोग ये कहते थे आप ए का साथ दो, बी आपका साथ नहीं देगा, सी उसके साथ है, तो ये जो कांग्रेस के समय पे आज से 25 साल 30 साल पहले चलता था, मेरा ऐसा मानना है कि हमको बड़ा संयम रखना चाहिए। अमेरिका के जो डिफेंस सेक्रेटरी कुछ ज़्यादा बोल गए हैं, या तो उन्होंने कुछ ध्यान से नहीं बोला है, या फिर इस तरीके का वो बोलते रहते हैं। भारत को चिंता नहीं करनी चाहिए। भारत अपनी नीति पर बिल्कुल सक्षम है, क्लियर है, और इस समय पर विश्व पटल पर, इंटरनेशनल लेवल पर भारत एक बड़ा अहम वैल्यू रखता है। और मेरा ऐसा मानना है कि हमें दोनों लोगों के साथ अपने संबंध अच्छे रखने चाहिए, जो हमने एक शांति का विषय रखा है। आज हमने कल का स्टेटमेंट आप देखिए, भारत ने रशिया को कहा कि उसने जो यूक्रेन के अंदर तबाही मचाई है वो गलत है और इस तरीके से नहीं करना चाहिए। ये क्यों कहा? क्योंकि हमने अपनी एक शांति प्रिय वातावरण में भारत ने पूरे विश्व में एक विश्व गुरु की जो संकल्पना है उसको निभाते हुए कहा है। यदि हम रशिया को ये कहते हैं कि और तुम चलो और मारो लोगों को, देखेंगे हम
जैसा कि अमेरिका ने यूक्रेन को सपोर्ट करने के लिए कहा था और बाद में जब जरूरत पड़ी तो सपोर्ट नहीं किया, तो यूक्रेन की क्या हालत हुई है। हम लोग नॉन अलाइंड हैं, इशू बेस्ड हैं कि यदि इशू बेस्ड ऐसे इशू बेस्ड है कि रशिया सही करेगा तो हम उसके साथ हैं, अमेरिका गलत करेगा तो हम उसके विरोध में हैं। रशिया गलत कर रहा है, यदि यूक्रेन में लोगों की इतनी तबाही हुई है, उसके लिए स्टेटमेंट, ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया है। तो मेरे को लगता है कि भारत का जो इस समय पर विचार है, जो भारत का जो एटीट्यूड है, भारत का जो प्रोग्राम है, भारत जो इस तरीके से इंटरनेशनली हैंडल कर रहा है, वो बिल्कुल ठीक है। और आपने 1 तारीख से लेकर 5 तारीख तक जितने भारत के आसपास के कई कंट्रीज के बड़े लोग, इंक्लूडिंग चाइना का जो एक्सटर्नल मिनिस्टर भी भारत में मिलके गया है, मेरे को लगता है कि चीजें अलग हैं। ये सब स्टेटमेंट के लिए, उनको दिखाने के लिए, इंटरनेशनल नीड बाकी पब्लिक को दिखाने के लिए कि हम भारत से भी बात कर रहे हैं, प्रेशर डाल रहे हैं, ऐसा उन्होंने कहा है। कोई भी उनका आने वाले भविष्य में इस तरीके को भारत को लेके कोई ऐसा विचार नहीं है, पहला। दूसरा, जैसा अनिल जी ने कहा कि उनके जो कंट्रोल की कंट्रीज हैं, ब्रिटेन एंड ऑल, वो आज भी रशिया से ले रही हैं जी। गैस ले रही हैं, डीजल ले रही हैं, और भी बहुत सारा चीजों का है। और एक बात तो और समझिए कि रशिया ने यह भी कहा कि हम डॉलर में पैसा नहीं लेंगे उन लोगों को, पर भारत से कहा आप जिस फॉर्म में भी पैसा देंगे हम लेंगे। तो ये सब चीजें अमेरिका को समझ में आती हैं कि भारत का किस तरीके से एक विजन बड़ा है, वो लोगों को नॉन अलाइनमेंट करते हुए इशू बेस्ड कनेक्ट्स हैं हमारे। जैसी रशिया गलत कर रहा है तो हम उसको भी ना कह रहे हैं, और अमेरिका अच्छा करेगा तो हम उसके साथ खड़े हैं, सिमिलरली इसका वैसा वर्षा। कार्तिकेय सिंह जी, भारत की कूटनीति को आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्या विपक्ष इस समय जो जंग के हालात बने हुए हैं उस पर भारत सरकार जिस नीति पर चल रही है उसकी सराहना करता है? पल्लवी जी, पहले तो आपका धन्यवाद। और मैं शुभेंदु जी को पहले तो बता दूं कि वो डिफेंस सेक्रेटरी नहीं है, वो इकोनॉमिक एडवाइजर हैं, ब्रायन डीस, जिन्होंने ये बयान दिया हुआ है। और दूसरी बात, अब ये कांग्रेस पार्टी वाला समय नहीं है, 25 साल पहले का समय नहीं है, तो शायद भूल के जो रक्षा विशेषज्ञ इनको बता रहे थे गुट निरपेक्षता, तो गुट निरपेक्षता वो कांग्रेस सरकार नेहरू जी के ही डायरेक्शन में लेकर के आई थी, उसी गुट निरपेक्षता पे आप चल रहे हैं। और जब ये अमेरिका के साथ बार बार जाके बैठ रहे थे, तो कांग्रेस पार्टी, विपक्ष इनको बार बार याद दिला रहा था कि भारत एक गुट निरपेक्ष देश रहा है, वो अपनी नीति के हिसाब से देशों के साथ चलता है। जब ये लेमा और कॉनकासा जैसा एग्रीमेंट अमेरिका के साथ कर रहे थे, तब भी हम इनको सचेत कर रहे थे। और रक्षा विशेषज्ञ जी ने जैसे बोला, वो इस बात को मानेंगे कि किसी एक टॉप इकोनॉमिक एडवाइजर का सामने से आके ओपन स्टेज पे ये एक तरीके से थ्रेट ही है आपको। और ये पहली बार नहीं हो रहा है। जब ट्रम्प थे, कोरोना काल में हमने देखा था कि हमने कुछ रॉ मटेरियल देने से मना किया, तभी वो सामने से आके हमको बोल रहे थे। तो ये तो भारत के सामने है कि आप अपना स्टैंड कहां पर ले रहे थे। और रही रशिया, चाइना और अमेरिका की बात, तो युद्ध से पहले रशिया और चाइना का जॉइंट स्टेटमेंट आता है, हम चुप थे। उस समय भी चाइना ने यूक्रेन को रिकॉग्नाइज कर रहा था, और वहां से रशिया के चाइना के लिए ताइवान को रिकॉग्नाइज कर रहा था। और रही बात पेट्रोल डीजल की, बात नहीं है। अगर हम क्वाड की बात करेंगे, जिसमें भारत के साथ जापान, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, उन्होंने वहां पर रिस्ट्रिक्शन लगाए, हमने रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाए हैं। हम अपनी चलो पॉलिसी लेके चल रहे हैं। लेकिन ये तो देश के सामने है ना, कि जब आप न्यूज चैनल वाले बढ़ा चढ़ा के बोल रहे थे कि अमेरिका दोस्त हो गया है, देखिए जी प्रधानमंत्री जी तो बाराक नाम ले लेते हैं, तो शायद भूल गए थे कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध ये कोई घरेलू संबंध नहीं होते हैं। वो आपको बार बार सचेत किया गया। जब दोहा अकॉर्ड हुआ अफगानिस्तान में, तब भी आपको स्टेक होल्डर नहीं बनाया, पाकिस्तान को बना लिया यूएस ने, लेकिन इंडिया को स्टेक होल्डर नहीं बनाया था। तब भी अब जयकारा लगाने लगे हुए थे अमेरिका का। तो ये अब इनको समझ में आएगा कि जो नॉन अलाइनमेंट इसका ये मजाक बनाते थे, वो इनके सामने, और उसी का अनुसरण करना ही पड़ेगा इनको। अगर देश का अंतर्राष्ट्रीय संबंध इनको मजबूत करने हैं, तो वही गुट निरपेक्ष नीति है जिसपे इनको चलना पड़ेगा। और फिर ये आते हैं चाइना के ऊपर, जी हम चाइना के साथ तो ऐप बैन कर रहे हैं। इनसे पूछिए चाइना के साथ कितना व्यापार बढ़ा दिया इन्होंने, कितना इंपोर्ट बढ़ा हुआ है, इंपोर्ट डिपेंडेंसी हमारी कितनी बढ़ी हुई है चाइना के साथ पिछले 2 सालों में। और फिर कह देंगे जी हम उनसे सस्ता, आप ही ने बताया कि 81% तेल हम इंपोर्ट कर चुके हैं। तो अगर आप 81% तेल इंपोर्ट कर चुके हैं, तो आप फिर महंगा क्यों दे रहे हो? अगर आपको सस्ता मिल रहा है तो आपको सस्ता देना चाहिए था यहाँ के लोगों को, या जिस रेट पे तो उसी रेट पे दे देते। तो इनकी नीतियां समझ में किसी को नहीं आती है, किसी तरफ भी चल नहीं सकते। फ्लिप फ्लॉप की नीति, और यही नीति इनके सुब्रमण्यम स्वामी जिनके राज्यसभा सांसद है, समझ में आएगी नहीं, आपको समय लगेगा। एडिटोरियल कॉन्फिडेंस में
अरे भाई आपके इकोनॉमिक एडवाइजर यूएस के आपको ओपन स्टेज से बोला हुआ है कि आपको लॉन्ग कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे, आपको तो उस पर जवाब देना चाहिए। आप बताइए उस पर क्या कर रहे हैं। क्वेश्चन पूछोगे सबका जवाब देंगे। चलिए शुभेंदु जी आप जवाब दे दीजिए, उसके बाद मैं अनिल जी का रुख कर लूंगी। देखिए, क्या कांग्रेस का इस समय पे मानसिक विकलांगता है, सोच में कमी है, और उस समय बड़ा सोचने वाले कांग्रेस में कोई बड़े लोग बचे नहीं हैं, इसलिए वो लोग इस तरीके की बातें कर रहे हैं। जहां हमने पिछले 7-8 सालों में सभी देशों में एक बहुत वैल्यू बनाई, चाहे वो अमेरिका हो या जापान हो या कोई और कंट्री हो, भारत की जो वैल्यू बढ़ी है, और भारत के प्रधानमंत्री की जो वैल्यू बढ़ी है, भारत के कहने की जो वैल्यू बढ़ी है, वो आपके सर हिलाने से कम नहीं हो जाएगी। ठीक है ना। और अभी आप देखिए कि यूक्रेन और रशिया के बीच में भी जब युद्ध चल रहा था, तो भारतीयों को निकालने के लिए 5-6 घंटे, 7 घंटे और 8 घंटे का भी युद्ध विराम था। दोनों कंट्री ने हमारी बात मानी। और फिर इस तरीके ये तो खुद सर विदेश मंत्रालय की तरफ से क्लियर किया गया है। ये नहीं सर, ये मत बोलिए। विदेश मंत्रालय ने खुद प्रेस वार्ता करके क्लियर किया था कि हमारे कहने पर कुछ नहीं हुआ है। ये एक न्यूज चैनल की तरफ से भी बड़ा चढ़ाकर बता दिया गया था। सुनिए, तो किसी भी कंट्री के अंदर पल्लवी जी, यदि उन्होंने कहा रशिया ने कि जिस गाड़ियों के ऊपर भारत का फ्लैग लगेगा उस पर अटैक नहीं करना है, ये क्या कम है? आज तक कभी जब इस तरीके के युद्ध होते थे, ग्रीन कॉरिडोर बनाने वाला मैटर सर दोनों अलग अलग है। ग्रीन कॉरिडोर आप एक बार अवस्थी जी की बात कंप्लीट हो जाए उसके बाद आ रही हूं कार्तिक जी। ग्रीन कॉरिडोर, कोई भी ऑफिशियल ग्रीन कॉरिडोर युद्ध में नहीं होता है। पर आप बताइए, जिस दिन ये हमने निकाला था, एक भी बॉम्बिंग किया और रशिया ने, अनऑफिशियल ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया, और ये सर हिलाने से कुछ नहीं होगा। जितने डिफेंस स्पेशलिस्ट है सबने एक्सेप्ट किया, और 22,000, 24,000, 27,000 लोगों को हम लेके आए, और यहां पर बता रहे हैं लोगों ने बहुत गलत कर दिया। इसलिए मैं कह रहा हूं कि भारत की जो इस समय पे विदेश नीति है तो बिल्कुल ठीक है। हमको इशू बेस्ड लोगों के साथ रहना चाहिए। हमको किसी भी एक लोगों के साथ ना अमेरिका से जुड़ना चाहिए, ना रशिया के साथ जुड़ना चाहिए। हमको इशू बेस्ड एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहना चाहिए जब तक ये मामले नहीं शांत होते। अमेरिका अपनी दादागिरी दिखाता रहता है पूरे विश्व में। अनिल जी ने बताया अभी, यदि वो कहता तो यूक्रेन के अंदर यदि नाटो में ना लाने का प्रयास होता, या यूक्रेन में 2014 में उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को चेंज नहीं कर दिया होता, तो ये दिक्कतें नहीं आती। इसलिए हमको इन सब चीजों को सीरियसली ना लेते हुए जिस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं, विश्व पटल में भारत की जो इमेज बनी है, उसकी बेसिस पे अमेरिका का अभी वैल्यूएशन नहीं है। अफगानिस्तान में आपने देख लिया है। चलिए बताइए कार्तिक जी, फिर मुझे अनिल जी का भी रुख करना है। बस कि व्हाट्सएप का ज्ञान ये लोग बहुत ज्यादा बढ़ाते हैं, लेकिन खुद को अगर वही व्हाट्सएप का ज्ञान मिल जाए और खुद को उन्हीं चैनलों का ज्ञान मिल जाए, मतलब अभी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। सामने से आके बोला कि झूठ है, ऐसा होता ही नहीं। अभी रक्षा विशेषज्ञ आप पूछिएगा, मतलब 7-8 घंटे युद्ध विराम करा दिया इन्होंने। मतलब मोदी जी की कार्तिक की आवाज नहीं पहुंच रही है शुभेंदु जी तक। बहुत आवाज गुजर रही है। कार्तिक जी एक बार फिर से आप अपनी बात रिपीट कर दीजिए सर। शुभेंदु जी, व्हाट्सएप का ज्ञान ये देश के लोगों को भ्रमित करने के लिए करते हैं, लेकिन अगर वही व्हाट्सएप का ज्ञान खुद को पहले ले लीजिए, उसके बाद इनको यही नहीं चैनल की न्यूज देख जिसने झूठ फैलाया, जिसका काम है उस न्यूज, सब जानते हो किसके सपोर्ट में किस कारण सपोर्ट कर रहा है। उसने एक न्यूज दिखा दी, उसको ये सही मान के चैनल पे आके बोल रहे कि 7-8 घंटे का युद्ध विराम हो गया। कितना बड़ा मजाक है। और दूसरी बात, इन्होंने देश के झंडे की बात करी। तो अगर ये वॉर स्ट्रेटेजी समझते हैं तो दो देशों में जब युद्ध चल रहा होता है और उस देश में कोई तीसरे चौथे देश के नागरिक होते हैं, उनका फ्लैग होता है, तो उस पर अटैक नहीं किया जाता है। ये तो इनको पता होना चाहिए। इतना बड़ा आगे न्यूज चैनल पे आकर क्या बता के चले जा रहे हैं। और रही थी भारत का डंका बज रहा है, पल्लवी जी मैं आपको भारत का डंका बताता हूँ कैसे बज रहा है। जब चाइना ने भारत पे एग्रेशन किया उस समय मोदी जी तो आगे सामने से कि ना कोई घुसा है ना घुसेगा। फिर हमारे गृह मंत्री ने माना कि देश में घुसे थे, राजनाथ जी ने माना कि देश में घुसे थे, विदेश मंत्री जयशंकर जी ने बोला कि सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है, इस पर अभी हम कमेंट नहीं कर सकते। उसके बाद ना यूएस ना रशिया किसी ने स्टैंड या एक शब्द भी नहीं बोला, एक ऑफिशियल स्टेटमेंट भी नहीं दिया। ये डंका बज रहा है देश का। और डंका इतना बज रहा है कि जब कोरोना काल में भी इनको झूठी खबरें प्रिंट करा करके गार्जियन के हिसाब से मजाक फैलाना पड़ता है, झूठ फैलाना पड़ता है। तो ये डंका बज रहा है। मेरा सीधा सा सवाल था कि ब्रायन डीस अभी बता रहे हैं अमेरिका दादागिरी कर रहा है, फिर कहेंगे जी अमेरिका हमारा दोस्त है। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि अंतरराष्ट्रीय संबंधों को उन्होंने कंफ्यूजन स्टेट में डाल दिया है।
जो नीतियां आई थी उसका मैं आपको उदाहरण दे देता हूँ। 2008 में जब इंडिया यूएस की न्यूक्लियर डील हुई थी, उससे हम यूरेनियम जो था हम यूएस से भी इंपोर्ट कर रहे थे और रशिया से आज भी कर रहे हैं, लेकिन रशिया ने एक शब्द नहीं बोला था। ना इंडिया एनपीटी का पार्ट था, तब भी मनमोहन सिंह ने सामने से आकर के न्यूक्लियर प्रोहिबिशन ट्रीटी के ना होने के बावजूद आगे ट्रीटी करी थी। उसमें किसी देश ने भी अड़ंगा नहीं अड़ाया, किसी देश ने एक शब्द भी नहीं बोला था। तो ये ताकत थी हिंदुस्तान की, क्योंकि तब हम फैलाते थे, तब हम व्हाट्सएप के ज्ञान को झूठ फैला करके खुद नहीं मानते थे, तब हम न्यूज चैनलों को खरीद करके झूठी बातें नहीं फैलाते थे प्रधानमंत्री के बारे में, तब हम शांति से काम करते थे, भारत को मजबूत बनाते थे। तो ये उसी को लेकर के ये आगे आ रहे हैं। अब जब गुट निरपेक्षता की बात होगी तो कहेंगे जी हम गुट फिर हम रशिया में आप एक कहते हैं बैलेंस रखिए, न्यूट्रल रहिए, तो ठीक है हम फिर न्यूट्रल हो जा रहे हैं। फिर अभी अमेरिका दादा पे उतारू हो गया, इससे पहले अभी तक अमेरिका दोस्त था। जब आप लेमाओ कॉम कासा आईएसआई एग्रीमेंट कर रहे हैं, तब आप क्या थे अमेरिका आपके साथ। तो ये इनका स्टैंड दिखा रहा है, इनका स्टैंड दिखा रहा है कि अमेरिका सीनेट में चाहे वो आपके क्या कहते हैं डेमोक्रेट हो चाहे रिपब्लिकन हो, वो सारे आपके क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो आपको बैलेंस बहुत ज्यादा पल्लवी जी बहुत डिस्टर्बेंस है। एक बार कार्तिकेय जी का फोन दोबारा पैच करवा लेते हैं सर, डिस्टरबेंस हो रहा है, एक बार उनका फोन दोबारा पैच करवा लेते हैं, तब तक अनिल जी का रुख कर लेते हैं। आवाज पूरी क्लियर नहीं आती। हाँ सर, एक बार देख लेते हैं, जो भी प्रॉब्लम हो रही है वो एक बार चेक करवा लेते हैं। अनिल जी आपको आवाज मिल रही है मेरी? हाँ आपकी आवाज क्लियर है, कार्तिकेय जी की आवाज ठीक क्लियर नहीं आ रही। ठीक है सर, एक बार दिखवा लेते हैं, उनकी आवाज चेक करवा लेते हैं। अनिल जी अब यहाँ पर दो चीजें सामने निकल कर आई हैं, एक तो केंद्र सरकार की विदेश नीति सही है या नहीं, और यूपीए के कार्यकाल के मुकाबले कितनी सही हुई है विदेश नीति, और दूसरी बात ग्रीन कॉरिडोर का मसला अभी उठा है कि भारत के कहने पर युद्ध विराम हुआ था। आप अग्री करते हैं सर इस बात से? पल्लू जी ऐसा पहले तो अगर हम ले लें भारत की जो विदेश नीति है, मेरे हिसाब से देखिए अभी जो स्तर जो भारत की विदेश नीतियों से भारत का स्तर मिला है, ये आज तक हिंदुस्तान का स्तर इतना ऊंचा नहीं था। ये तो मानने वाली बात है, चाहे मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं करूंगा, पर आज अगर आप दुनिया के अंदर भारत का स्तर देखिए और हमारा जो जिस हिसाब से भारत को लिया जाता है और भारत के बारे में बोला जाता है, वो आज तक हमारा स्तर इतना नहीं था। वो इसीलिए हुआ है, आप कहें कि हमारी विदेश नीति है, हमारे प्रधानमंत्री जी जो अभी मोदी जी है, उनका जो एक अपना एक पर्सनल रेपो जो है, जितने ये विदेश के जो बाकी मुल्क हैं उनके जो हेड्स ऑफ स्टेट्स के साथ है, वो उसी वजह से हुआ है। एक दूसरी बात रही है कि जो यूक्रेन के अंदर जो ये ग्रीन कॉरिडोर की बात है, देखिए हिंदुस्तान पहला मुल्क था जिसने बात की रशियन प्रेसिडेंट के साथ भी और जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट के साथ भी, और उनमें उन्होंने ये दोनों के साथ ये कहा कि देखिए हमारे जो ये बच्चे हैं वहां पे 20,000 के करीब हैं, वो हमें उनको सेफ्टी से निकालना है। तो उसके अंदर जो युद्ध विराम की बात है, अब कंफ्यूजन किसमें है कि युद्ध विराम कैसे हुआ, क्यों हुआ। युद्ध विराम हुआ, ये फैक्ट है। दूसरी बात, हिंदुस्तान के झंडे की जो गाड़ियां थी उसके ऊपर कोई भी अटैक नहीं हुआ, यहां तक कि इवन पाकिस्तान के लोग जो हैं वो भी हिंदुस्तान का झंडा लेके चले हैं, और ये सोशल मीडिया के ऊपर बहुत चर्चित हुआ है। तो इसके ऊपर कोई हम मना तो कर नहीं सकते। तो वो हिंदुस्तान के झंडे के ऊपर क्यों नहीं आक्रमण हुआ? ये इसलिए नहीं हुआ, कोई उसको उन्होंने जाने दिया लोगों को, वो इसीलिए क्योंकि उसके ऑलरेडी जो है इंस्ट्रक्शन उस हिसाब से पास ऑन हो गई है। अब आप अगर कहें कि देखिए जी एक हमें एक ग्रीन कॉरिडोर एक बिल्कुल बना दें युद्ध के अंदर, तो वो हो नहीं सकता। आप ये इतना मान के चलिए कि अगर आपके लोग जो हैं वो एक गाड़ी के अंदर जा रहे हैं, आपका झंडा उसके ऊपर लगा है और उसके ऊपर कोई अटैक नहीं करता, तो ये आप समझ लीजिए कि वो जो देश है जिसका झंडा है उसका मान्यता जो है वो उन्होंने रखी है। ये इन्होंने बाकियों के लिए नहीं रखी, और ना पाकिस्तान के अलावा दूसरे देश के लोग भी जो है, और ये पूरा सोशल मीडिया के अंदर आया हुआ है, वो भी भारत का झंडा अपनी गाड़ियों के ऊपर लेके चले हैं। तो ये जो चीज है इसके अंदर तो दो राय नहीं है, ये इसमें कोई पॉलिटिकल ब्लेम गेमिंग या पॉलिटिकल वनअपमैनशिप की बात नहीं है। जो असलियत है वो यही है। चलिए सर, चर्चा जारी रखेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए पहले यहाँ पर रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तीनों मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए, एक बार फिर से चर्चा की शुरुआत करना है। अनिल जी, आप ही के पास एक बार आना चाहेंगे। सर, यहाँ पर ये समझना भी बेहद जरूरी है कि रूस पर भारत की निर्भरता कम हुई है या बढ़ी है, ऊर्जा के क्षेत्र के अलावा मैं जानना चाहती हूँ। पल्लवी जी, एक मिनट, आप दोबारा अपना सवाल करेंगे? जी सर, मैं अभी आपसे ये समझना चाहती हूँ कि रूस पर भारत की निर्भरता जो है वो कम हुई है या बढ़ी है, ऊर्जा के क्षेत्र के अलावा। पल्लवी जी, ऐसा है, देखिए, रूस के साथ जो है हमारी जो एक रिश्ता जो है हमारा, वो हमारा रिश्ता हम उसको तोड़ नहीं सकते। अगर हम उसको तोड़ेंगे तो ये वही बात होगी कि कुल्हाड़ी अपने पैर पे मारने वाली बात। मैं आपको एक चीज आपके माध्यम से, एक आपके दर्शकों को भी एक चीज दिखाना चाहता हूं और आपके सारे लोगों को। ये देखिए, ये जो है एक लिस्ट है जिसके अंदर अमेरिका ने किस हिसाब से वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो है दुनिया के मुल्कों के ऊपर सत्ता बदली है। ये वो लिस्ट है और आप देख लीजिए कितने लोग हैं इसके अंदर जी। तो ये जो चीज है, जब इसको आप देखते हैं तो इसके जो देखने के बाद आप ये नहीं कह सकते कि हम रशिया का साथ छोड़ दें, क्योंकि अमेरिका जो है कोई भी उसके अंदर वो उस हिसाब से एक रिलायबल अलाय नहीं है। दूसरी बात, हमें अभी जो है अगर हमें वहां से तेल मिल रहा है सस्ते दामों पे, उसमें, और वो भी अपने रुपी पेमेंट के अंदर, तो उसमें क्या बुरा है? हम क्यों महंगी चीज खरीदें? क्योंकि हमारा 80% जो है इंपोर्ट होता है क्रूड ऑयल। अगर हमें बंद करना है तो पहले अमेरिका, ब्रिटेन और नेटो के देशों से बंद कराए। उनसे क्यों नहीं बंद कराता? चीन से बंद कराए। चीन के साथ रशिया का कितना तेल जा रहा है अब वहां पे, वो क्यों नहीं, उसके ऊपर क्यों नहीं पाबंदी लगाता? चीन की तो बात ही नहीं करता वो। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि अगर चीन के अंदर वो कोई पाबंदी लगाता है तो चीन ने तो अमेरिका को धमकी दी है कि आप इस युद्ध के अंदर चीन के जो निर्यात जो चीजें हैं उसको इसके अंदर मत घसीटें, नहीं तो आपके लिए परिणाम बुरा होगा। जी जी। तो चीज ये है कि आज के युग के अंदर वो कहते हैं ना, बलवान ही सब कुछ है। वो जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली बात अमेरिका करना चाहता है, वो अब जो है वो नहीं रही। ये जो पहले यूनिपोलर वर्ल्ड थी कि अभी तक अमेरिका के बोलबाला चल रहा है, पर अब अफगानिस्तान के बाद जब ये डिबैकल हुआ है, पहले वियतनाम आप ले लीजिए, फिर उसके बाद इराक ले लीजिए, उसके बाद अब ये अफगानिस्तान ले लीजिए, उसके बाद अब अमेरिका का बोलबाला नहीं रहा है। और आप देखिए आने वाले दिनों में जिस हिसाब से ये डॉलर भी जो अमेरिका बहुत वो अपनी उसके ऊपर एक निर्भरता रखी हुई है सारे विश्व को, वो भी बदलने वाली है। और इसके अंदर मल्टी करेंसीज आएंगी, क्योंकि अब जिस हिसाब से अमेरिका ने पाबंदियां लगानी शुरू कर दी है कि अगर आपके एसेट्स अमेरिका के अंदर है, अमेरिका को आप पसंद नहीं है, आपके ऊपर वो पाबंदियां लगा रहा है, आपको एसेट्स नहीं लेने दे रहा। तो इस हिसाब से ये सारा कुछ देखते हुए जो दुनिया के जो मुल्क हैं वो उन्होंने डिसाइड कर लिया। अब आप देखिए, इन्होंने रशिया के ऊपर स्विफ्ट की पाबंदी लगा दी, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। उनका ऑलरेडी एक सिस्टम चल रहा था CIN, वो वाला जो सिस्टम, वो उधर से उन्होंने निर्यात करना शुरू कर दिया। नेटो के देश अभी भी वो स्विफ्ट के अंदर, अच्छा, स्विफ्ट जब पाबंदी लगाई उन्होंने कहा देखिए जी, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो है वो उसके अंदर नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे भाई? क्योंकि जो चीज आपको अच्छी लगती है वो उसके अंदर नहीं आएगी, जो चीज आपको अच्छी नहीं लगती उसके ऊपर पाबंदी लगा दीजिए। तो ये मन मान्यता जो वाली बात है, हिंदुस्तान को इसकी तरफ नहीं जाना चाहिए। हिंदुस्तान को अपना जो अपनी नीति है वो साफ रखनी है, क्योंकि हमें देखिए, रशिया से हम अभी तक आर्म्स एम्युनिशन लेते हैं और हमारी निर्भरता जो हमारे जो डिफेंस इंडस्ट्री की है वो तकरीबन 80% है। अमेरिका नॉन रिलायबल अलाय है। आप, हमने ये देख लिया पहले भी कि जब उसको ये कोई अगर चीज आपको देगा भी तो उसके ऊपर 10 पाबंदियां लगाएगा। अमेरिका ही वो है जिसने पाबंदी लगाई थी साइरोजेनिक इंजन के ऊपर, जिससे हमारा जो सैटेलाइट का प्रोग्राम था, हमारा वो प्रोग्राम हमारा कितने साल डिले हो गया। अमेरिका ने ही पाबंदी लगाई हमारे ऊपर, इंजन के ऊपर, जेट इंजन के ऊपर, और उसीलिए हमारा जो तेजस प्रोजेक्ट है वो डिले हुआ। तो हमें ये भी साथ में अपने ध्यान रखना है कि अमेरिका कोई इतना वो अच्छा आदमी नहीं है कि वो कहे हाँ जी चलो जी आप चलिए, मैं जैसे कहता हूँ मानिए मैं आपके साथ खड़ा हूं, वो साथ खड़े होने वाला नहीं है।
वो साथ खड़े होना सिर्फ तब तक है जब तक उसका फायदा हो रहा है। और आज आप देख लीजिए दुनिया के अंदर ताइवान से इसने हाथ धो दिए हैं, और वही सबसे बड़ी चीज है, चुनौती है, जितने अलाइज जितने साथ इसके साथ खड़े हैं। ठीक है शुभेंदु जी, अगली बार जब महंगाई पर डिबेट होगी तो अब आप ये तो नहीं कहेंगे कि रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से हमारे देश में तेल महंगा हो रहा है? मैं जरूर कहूंगा। अच्छा, अभी क्या रीजन बचा कल भी हुआ कहा है था, सर? आज भी सुबह एक डिबेट में था, ये कहा था मैंने ये कहा, मैं जो देखिए यूक्रेन और रशिया के कारण इंटरनेशनल प्राइसेस बढ़ते हैं, और उससे हमारे यदि जो ऑयल प्राइसिंग बढ़ती है तो प्राइस बढ़ेगा ही। तो मैं कहूंगा, ये आपके चैनल पे परसों भी कहा मैंने इस बात को। अभी अनिल जी जानकारी दे तो रहे थे सर, रूस से हम उसी प्राइस में जब आयात कर रहे हैं तो हमारे यहाँ पर महंगाई क्यों? देखिए अभी आयात का कितना परसेंट कर रहे हो? पिछले टोटल जो हमारा कंजम्पशन था उससे हम रूस का से ऑयल लेते थे 1%। यदि 100% हम लेते थे तो बाहर से 99%, 95% बाहर से आता था, वो बहुत छोटा परसेंट हम ऑयल रशिया से ले रहे थे। उसका जितना हमने लिया है पिछले सालों में, उतना हमने अभी 34 दिन में कवर कर लिया। ऐसा नहीं है कि हमने पूरी रिक्वायरमेंट पूरी कर ली है। तो ये अभी ऑयल प्राइसेस का इफेक्ट रहेगा अगले, और मेरे को लगता है 1-2 महीने। तो पहला तो ये आपको मैं जब क्लियर कट करना चाहता हूँ कि ये जो आपको अनिल जी ने बताया या आपने जो बताया कि हमने अपना कोटा पूरा कर लिया है, वो बहुत थोड़ा परसेंट है। मेरे ख्याल से 2-4% होगा, एग्जैक्ट फिगर नहीं है मेरे पास। फिर भी हमने एक और चीज कह रहा हूं मैं, आप आज फिर आपके चैनल पे कह रहा हूं, अनिल जी के सामने कह रहा हूं, कांग्रेस के कार्तिकेय सिंह जी के सामने कह रहा हूं कि ये ऐसा समय नहीं है कि हम लोगों को कोई बहुत बड़े बड़े बोल बोलने चाहिए कि अमेरिका तुम ऐसे हो गए हो, तुम ये नहीं हो। हमको बड़ी सहजता से ये सब जो समय आया है उसमें व्यवहार करना चाहिए, जो हम कर रहे हैं। अमेरिका का अभी इतना दम नहीं बचा हुआ है कि वो इस तरीके की जो कोई हम पर रिस्ट्रिक्शन लगाए, और यदि रिस्ट्रिक्शन लगाएगा भी तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं भारत के ऊपर, ये हम बता दे रहे हैं। फिर भी ये स्थिति ना आए कि अमेरिका हम पर कोई रिस्ट्रिक्शन लगाए, इसलिए हमको एक बैलेंस बना के रखना चाहिए, दोनों लोगों के साथ नॉन अलाइनमेंट रखना चाहिए। और तीसरी चीज, ये गीदड़ भक्ति जो आ रही है, आपने अफगानिस्तान में देख लिया किस तरीके से उनको जाना पड़ा, और बहुत सारी कंट्रीज के अंदर जो झगड़े हैं, लड़ाई है, और सीआईए का इन्वॉल्वमेंट है, फोर्ड फाउंडेशन का पैसा दिया जाता है कि वहां की कंट्रीज को अनस्टेबल करो। ये सब चीजें वर्ल्ड के बहुत बड़ी कंट्रीज ने देख लिया है, बहुत ज्यादा ये सब चलने वाला नहीं है। और जैसा कि अनिल जी ने कहा कि अभी डॉलर का प्राइस भी आप देखिएगा, यूरो जब लाया गया था तब भी अमेरिका को बड़ी दिक्कत हुई थी कि लोग यूरो में क्यों खरीदेंगे, क्या करेंगे। तो मेरा ये मानना है कि चलिए, बट अभी ये इशू बेस्ड रिलेशनशिप को रखना चाहिए। हमें किसी के साथ बिल्कुल खड़े हो जाएंगे तो हम लोग एक तीसरे महायुद्ध के साथ जुड़ जाएंगे। हमारा जो बिल्कुल बिहेवियर है इस समय पे बिल्कुल ठीक है। हम दोनों लोगों को सही बातें समझा रहे हैं, जो सही बातें हैं और शांति की बातें हैं, ये हम रख रहे हैं। इसीलिए हमको विश्व गुरु के रूप में पूरा विश्व एक्सेप्ट कर रहा है। कार्तिकेय सिंह जी, पल्लवी जी थोड़ा सा समय, आवाज आ रही है फिर? हाँ अब क्लियर आ रही है सर। ठीक है, मुझे थोड़ा सा समय दीजिएगा ना, सिलसिलेवार ढंग से बातें पहले तो आपने महंगाई की बात बोली, इसको जल्दी से अपनी बात रखी। देखिए आप आज चुनाव की डेट अनाउंस करा दीजिए, कल से भाजपा वाले दाम कम कर देंगे। और अभी उन्होंने कहा कि जब क्रूड ऑयल के प्राइसेस ऊपर हैं तो हम ऊपर बढ़ा के देंगे, अभी शायद चले गए। तो इनसे पूछे जब कम होते हैं तो अब ये कम कर देते हैं क्या, कम रेट पे उस समय? या जब कोरोना काल में जब क्रूड ऑयल के प्राइस एकदम से गिर गए थे, सिंगल डिजिट में आ गए, तब उन्होंने लोगों को राहत दी थी क्या उस समय? उस समय क्या 100 रुपए के ऊपर पेट्रोल डीजल नहीं पहुंचा था? तो ये खाली बातें घुमाने की इनकी होती है। और अभी इन्होंने कहा कि इनके पास डेटा नहीं था। आपने अभी जब डिबेट शुरू हुई उसके शुरुआत में आपने बोला कि पिछले साल का जो हमने इंपोर्ट किया था रशिया से, उसका 81% इंपोर्ट कर लिया है। तो 81% आपने अगर उसी रेट में इंपोर्ट किया, आप कह रहे हो कम रेट में हम उससे ले रहे हैं, तो आप बता दो कि आप लोगों को कब उसका फायदा पहुंचाने वाले हो, या चुनाव आप नवंबर दिसंबर? हिमाचल में क्या सिर्फ तभी जाके आराम मिलने वाला है? और रही बात इससे पहले हुई थी कि भारत का देश का डंका बज रहा है, मैंने शुरुआत में ही कहा कि अभी रक्षा विशेषज्ञ ने भी कहा, मैं उनकी बात को दोबारा बोल देता हूं कि अगर डंका बज रहा होता तो जब दोहा अकॉर्ड हुआ था अफगानिस्तान के साथ, तो भारत को स्टेक होल्डर बना लिया जाता। या जब चाइना ने भारत पे एग्रेशन किया, चाइना भारत की जमीन में बैठा, तब अमेरिका रशिया को स्टैंड ले लेता। उस पर तो आप कुछ नहीं बोल पाते हैं। और रही बात की अभी रक्षा विशेषज्ञ जी को भी शायद कंफ्यूजन हो गई कि मैं जब हो रहा था कि वहां पे क्या ग्रीन कॉरिडोर बना, क्या वॉर डिक्लेयर, मतलब पीस पे आई 7-8 घंटे के लिए, तो उस समय तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से सामने से आके बोला कि हमारा इसमें कोई रोल नहीं था।
और रही बात कि भारत के झंडे लगा करके लोग जा रहे थे, हमने वीडियोस देखे, तो देश ने वो वीडियोस भी देखे जब वहां पे बच्चे रुके थे और रो रहे थे, पूरे घर परिवार के लोग रो रहे थे। और इवैक्यूएशन किस बात की इवैक्यूएशन कर रहे हैं आप? रशिया से यूक्रेन के रास्ते में या यूक्रेन में आपने जाके इवैक्यूएशन नहीं किया, आपने आस पड़ोस के मुल्कों में किया है। और ये पहली बार इवैक्यूएशन तो हुआ ही नहीं है। भारत ने कुवैत वॉर भी देखी है, भारत ने लीबिया में भी अनरेस्ट देखा है, उसमें भी देश की सरकार ने किया था इवैक्यूएशन, उस पर फिर क्यों नहीं बोलते? वो भी बहुत महान इवैक्यूएशन था। हाँ, ये था कि हम अपना सीना चौड़ा करके छाती ठोकते व्हाट्सएप पे या न्यूज़ों पे गलत फहमी तो नहीं फैला रहे थे लोगों के बीच में। और रही बात, तो रशिया ने तो खुद ही स्टैंड लिया था कि अगर हमको ह्यूमन को, मतलब कि जो वहां की जनता, अगर उसको टारगेट बनाना होता तो हम 2 से 3 दिन में ये वॉर खत्म कर देते। और ये आज का वॉरफेयर नहीं है, ये रक्षा विशेषज्ञ जी से पूछ लीजिएगा, ये एंशिएंट वॉरफेयर ये, कि जिसमें जो न्यूट्रल होता है, यानी कोई तीसरे चौथे मुल्क का आदमी है जो अपना झंडा लेके चल रहा है, उस पर वॉर करी नहीं जाती है। और रशिया ने जब स्टार्टिंग में क्लियर कर दिया है, उसके बावजूद भी हमारा कर्नाटक का स्टूडेंट है जिसकी वहां पे मृत्यु हुई है, उसके बाद भी उसकी मृत्यु हुई है, क्योंकि तब तो इवैक्यूएशन याद नहीं आ रहा था। तो जब उस समय जब न्यूट्रल देश है तो झंडा लेके जाएगा तो सीधी सी बात है, उस पर वॉर नहीं किया जाएगा। उसको इस तरीके से दिखाने की जरूरत ही क्या है कि बहुत बड़ा हमारे नरेंद्र मोदी जी ने फोन कर दिया इसलिए वॉर नहीं हुआ। अरे रशिया ने स्टार्टिंग से टारगेट किया ही नहीं यूक्रेन के लोगों को। उसने, आप अगर पल्लवी जी आप खुद देख रही होंगी, तो उसने वहां के इंडस्ट्रीज को, वहां के न्यूक्लियर प्लांट को टारगेट किया हुआ है। तो उसमें तो कोई चर्चा होनी नहीं चाहिए थी। चर्चा तो होती, अगर उस समय अगर ये चर्चा होती तो कितने जल्दी, कितने कम समय में हम वहां के लोगों को बाहर निकाले। हमारी एम्बेसी कितना हेल्प कर रही है। ये तो पहली बार हुआ कि एम्बेसी पहले बाहर आ गई है, छात्रों को बाद में निकाला गया है, तो ये तो डंका बज रहा है आपका। बात उसकी नहीं, बात है कि आपने जो अभी आप बहुत दोस्ती दोस्ती चिपक रहे थे, मुझे लगता है भाजपा के प्रवक्ता चले गए, वो रक्षा विशेषज्ञ जी की बात को मान ले और अपने प्रधानमंत्री जी को और अपनी सरकार को बताएं कि ये जो बात कांग्रेस कह रही थी 8 सालों से, वो सही कह रही थी कि आपकी जो निर्भरता अमेरिका पे बढ़ रही है उसको कम करिए, क्योंकि भारत हमेशा गुटनिरपेक्ष रहा है, भारत नॉन अलाइन रहा है। आप उसी को फॉलो करेंगे तभी आप अंतरराष्ट्रीय संबंधों को चला सकते हैं। अब ये बार बार देख के समझ में नहीं आ रहा है, नमस्ते ट्रम्प हाउडी मोदी करने चले गए इलेक्शन के टाइम पे, तो उसका तो इम्पैक्ट आपके ऊपर आएगा ही आएगा। तब वही शुरुआत में मैंने बोला कि रशिया ने और चाइना ने वॉर से जस्ट पहले जिनपिंग और पुतिन का जॉइंट स्टेटमेंट आता है, तो ये तो दिखा रहे हैं कितने क्लोज हो रहे हैं। और एक तरफ आप कह रहे हैं जी आपसे चाइना को थ्रेट है, आप एक समय कहते थे हम लाल आंखें दिखाएंगे, लाल आंखें तो पता नहीं आंखें मूंद करके आप खड़े हो रखे हैं, और फिर आप वहां से अपना ट्रेड लगातार बढ़ा रहे हैं, उस पर आपको जवाब देते ही नहीं है। नहीं, बातों घूम के अगर नहीं, भारत हम सरकार की इश्यूज, बात करें सर, आधिकारिक रूप से भारत सरकार के कौन से प्रवक्ता ने कहा कि हमें अमेरिका से थ्रेट है? नहीं मैं कहाँ कह रहा हूँ, ये प्रवक्ता ही तो है, यही तो बोल रहे थे ना, ये तो दादागिरी, मैं इनकी बात कर रहा हूँ। वो तो ये भी कह रहे थे सर कि हमारे कहने पर वहां पर युद्ध रुक गया, युद्ध विराम हो गया। बात तो भारत सरकार के आधिकारिक बयानों पर होनी चाहिए ना, अभी आधिकारिक रूप से ऐसा कुछ नहीं कहा। S-400 की खरीद के टाइम पर भी अमेरिका ने आपत्ति जताई थी, दो टूक जवाब दिया गया भारत सरकार की तरफ से। मैं अभी बोल देता हूँ, मैं बोल रहा हूँ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने क्लियर किया था कि 7-8 घंटे का ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, वहां पर हमारा कोई रोल नहीं था। और भाजपा के प्रवक्ता ये भी बता रहे हैं कि अमेरिका की दादागिरी नहीं चलेगी, तो ये तो अपना दोस्त बोल रहे थे, मैं उस पॉइंट पे बोल रहा हूँ। अरे भारत का स्टैंड क्या है? आईसीएज में जहां पे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, वहां पे हमारे दलवीर भंडारी रशिया के अगेंस्ट में वोट करके चले आते हैं। यूएन में कार्तिक जी चर्चा जारी रखेंगे। शुभेंदु जी को कुछ जरूरी काम था इसलिए वो इस समय चर्चा छोड़कर जा चुके हैं, उनका शुक्रिया। और चलिए एक बार फिर से अपने मुद्दे का हम यहाँ पर रुख कर लेते हैं। मेहमान दोनों लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अनिल जी, अब सवाल यह है सर कि जिस तरीके से लगातार रूस पर प्रतिबंध बढ़ते जा रहे हैं, इन प्रतिबंधों से निपटने के लिए भारत के पास क्या कुछ विकल्प है? पल्लवी जी, ऐसा है, देखिए जिस हिसाब से ये चल रहा है, सारी स्थिति हो रही है, एक टाइम आएगा जब भारत को भी कहीं ना कहीं अपना जो रुख जो है, जो अपना स्टैंड है, उसके अंदर थोड़ा कुछ बदलना पड़ेगा। नहीं तो भारत जो है वो, अब जैसे देखिए अभी जो उधर वो जो उस शहर में, बाकू शहर में अंदर जिस हिसाब से उन्होंने दिखाया कि भाई ये इतनी जो मौतें हुई हैं, ये कहते हैं जी जेनोसाइड किलिंग है, जो भी है, उसके अंदर भारत ने बिल्कुल अपना जो स्टैंड है स्पष्ट कर दिया। उन्होंने यूनाइटेड नेशन में भी जो स्टेटमेंट दिया उसमें उसको कंडेम किया और उसमें कहा उसको एक इंडिपेंडेंट जांच होनी चाहिए उसके लिए। तो भारत का जो स्टैंड रहेगा वो यही रहेगा कि ये जो युद्ध है ये डायलॉग से ही खत्म हो सकता है, और युद्ध कोई भी किसी चीज का परिणामजनक चीज नहीं है कि आप युद्ध करें और एक परिणाम निकले, ये बिल्कुल नहीं है। जो भी चीज है, जो भी उसका परिणाम निकालना है वो डायलॉग से ही निकलना है, और जितनी जल्दी ये दोनों मुल्क आपस में डायलॉग कर लें युद्ध विराम करके, तो उतना अच्छा रहेगा। तो भारत का स्टैंड ये है, और मेरे को लगता नहीं कि भारत का स्टैंड इसमें कोई ज्यादा बदलेगा, क्योंकि जब तक ये युद्ध ऐसे चलता रहेगा,
जिस हिसाब से दुनिया के बाकी देश हैं, अब वो अमेरिका के साथ देखिए, आज अमेरिका के साथ उसने नेटो को भी कहा कि आप इकट्ठे हो जाओ, तो सारे देश के साथ, खाड़ी के देश नहीं है अमेरिका के साथ, वहां वेनेजुएला वगैरह जिनके खिलाफ उसने कार्रवाई की वो नहीं है अमेरिका के साथ। तो हर मुल्क अपने आप को देख के चलेगा, और भारत ने भी अपनी नीति जो है उस हिसाब से देखनी है, क्योंकि ये भारत कोई आंख बंद करके रशिया या आंख बंद करके अमेरिका के पीछे नहीं होगा। अगर अब जिस हिसाब से ये वॉर क्राइम्स की बात हो रही है, और अगर ये प्रूव होता है कि भाई रशिया के ने वॉर क्राइम्स किए हैं, तो जाहिर है कि भारत उसके खिलाफ खड़ा होगा, क्योंकि फिर हम उसके साथ नहीं खड़े होंगे। तो ये जो चीज है, ये अब जैसे जैसे स्थिति बदलती रहेगी, जैसे जैसे स्थिति चलती रहेगी, ये उस हिसाब से चलता रहेगा। पर एक चीज बड़ी क्लियर है, भारत ने रशिया का साथ अभी नहीं छोड़ना। और हाँ, अगर कोई ऐसी चीजें आती है बाहर कि वॉर क्राइम्स वगैरह की बात है, फिर बात अलग है, बट अदरवाइज भारत ने रशिया का साथ नहीं छोड़ना। और जैसे अमेरिका कह रहा है कि आप अपने सारे संबंध रशिया के साथ बंद कर दीजिए, आर्म्स वगैरह लेना बंद कर दीजिए, ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि अगर ये भारत करेगा तो ये अपने लिए ही नुकसानदायक रहेगा। कार्तिकेय सिंह जी, अभी तो नाटो का भी ये बयान सामने आ गया है कि ये युद्ध पूरे साल भर चल सकता है। ऐसे में रूस की अर्थव्यवस्था पहले से ही डगमगा रही है, तो भारत की भी चिंताएं बढ़ती जा रही हैं। क्योंकि देखिए, आपकी अगर डिपेंडेंसी है और उस कंट्री पे कोई इफेक्ट आता है, तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट आपके ऊपर आता ही आता है। और इंडिया कहते हैं जो आर्म्स में बहुत बड़ा वहां से इम्पोर्ट करता है, ऑयल और ब्रेक। और रही रिस्ट्रिक्शन की बात, तो चिंता की बात यह है कि क्वाड में जहाँ पे के साथ और इसमें तीनों कंट्रीज ने रशिया के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा रखे हैं, यूरोपियन यूनियन ने भी रिस्ट्रिक्शन लगा रखे हैं। तो आवाज मिल रही है कार्तिकेय जी आपकी? फोन लाइन पर दोबारा पैच करवा लीजिए कार्तिकेय सिंह जी की, उनको शायद आवाज नहीं मिल रही है। अनिल जी, एक अमेरिका में रूल भी बना हुआ है, कार्डसा रूल, और इस नियम के तहत अमेरिका अपने चिन्हित दुश्मन देशों के साथ हथियारों को आयात करने वाले देशों पर भी प्रतिबंध लगा सकता है, यानी कि भारत का भी नंबर आ सकता है इसमें। भारत के ऊपर तो पहले भी प्रतिबंध लगे है, वो किया है रशिया के साथ। ऐसा है कि अमेरिका यही चाहेगा कि उसकी आम इंडस्ट्री जो है वो फलती फूलती रहे, क्योंकि देखिए अमेरिका के अंदर दो ही बातें हैं। एक उनका हथियार एक्सपोर्ट करना, आर्म्स इंडस्ट्री जो है वो सबसे बड़ा उनका वो क्या कहते हैं मनी अंदर है, और दूसरा उनका ट्रेड उनका ये है कि वो कंजम्पशन के लिए माने जाते हैं, वो कंजम्पशन करते रहेंगे, उनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो सबसे महंगे हैं और सब खरीदते हैं, तो उनका अपना जो इकोनॉमी है उनकी चलती रहेगी। और वो यही चाहेंगे कि हर देश जो है अमेरिकन आर्म्स खरीदे, पर अमेरिका एक अलाय जो है जिस हिसाब से होना चाहिए था वो भारत के साथ नहीं रहा। आप देखिए, अब पाकिस्तान के साथ कितनी देर से हमें मिलिटेंसी का कश्मीर घाटी के अंदर और पहले खालिस्तान के अंदर किस हिसाब पंजाब के अंदर खालिस्तान मूवमेंट के अंदर किस हिसाब से पाकिस्तान का हाथ है और अभी भी है, पर उसके ऊपर अमेरिका ने सिर्फ एक जो उनके जो सरगना है, चाहे वो हाफिज शहीद है चाहे वो दूसरे हैं, उनके ऊपर एक बाउंड्री रख दी है। उनको ना पकड़ने की कोशिश की है, ना ही उनको अरेस्ट करने की कोशिश की है, और जो पाकिस्तान कहता है उसको मान लेते हैं। तो इस तरीके का जो रवैया है उसका अमेरिका का, आप बताइए मेरे को कि क्या आप उसके साथ खड़ा होना चाहेंगे? बिल्कुल, सबसे बड़ी बात तो ये है, क्योंकि आप अपने सारे जो कहते हैं ना, सारे एग जो है एक ही बास्केट में, अमेरिकन बास्केट में कैसे रख सकते हैं आप? हमने अमेरिका के साथ भी आर्म्स खरीदे हैं, ये नहीं कि नहीं खरीदे। हमने ग्लोब मास्टर खरीदा, हमने चिनूक हेलीकॉप्टर खरीदे हैं, अपाचे हेलीकॉप्टर, अटैक हेलीकॉप्टर खरीदे हैं, पर जो हमें ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी चाहिए वो अमेरिका तैयार नहीं। अब उसके लिए आप कहें कि सिर्फ हम एक परचेजर ही रहते रहे तो हिंदुस्तान कैसे बनेगा? अब जो हमारा आत्मनिर्भर का जो प्लान चल रहा है, जिस हिसाब से हम चल रहे हैं उसकी तरफ, अब जो हथियार आ रहे हैं, चाहे वो रशिया से आ रहे हैं या दूसरी कंट्री से भी अभी आ रहे हैं, वो सारों का सारा यही है कि आने वाले दिनों में हम उसको यहाँ मैन्युफैक्चर करेंगे। अफसोसजनक है कि अभी तक हमें, जब अभी 2000 मैं कहूँगा ये जो पिछली सरकारें थी उन्होंने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, और इसीलिए हम अभी तक
जो वर्ल्ड के अंदर सेकंड लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर है, जी तो जी। उसके अंदर हमारा जो 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 पैसा है, जो हार्ड अर्न्ड फॉरेन एक्सचेंज है, वो उसके अंदर ही लग जाता है। ये आज अब जो बदलना शुरू हुआ है, हम अमेरिका के साथ ज्यादा उसके क्या कहते हैं कि उसके कहने पे नहीं चल सकते। हम अपना जो है रुख उसी हिसाब से रखेंगे कि हमारी जो अपनी वैल्यूज है, हमारी जो अपनी जो हमारा जो जो हित है, उसको देख के चलेंगे। कार्तिकेय जी, आवाज मिल रही है आपको? अभी आ रही है। ठीक है, आप अपनी बात जारी रखिए सर। हाँ, मैं उस टाइम पे यही कह रहा था, देखिए जो रिस्ट्रिक्शन का फर्क, अगर ये लंबी वॉर चलती है तो सीधी सी बात है रिस्ट्रिक्शन का फर्क पड़ेगा ही, क्योंकि क्वाड में भारत को छोड़ करके अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया ने उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा रखे हैं, यूरोपियन यूनियन रिस्ट्रिक्शन लगा रखे हैं, और हमारा सबसे संबंध है, तो जो भी अगर रिस्ट्रिक्शन का इफेक्ट लॉन्ग टर्म में चलता है तो सीधी सी बात है उसका इफेक्ट हमारे ऊपर आने वाला है। और जैसा कि अनिल जी बार बार कह रहे हैं, यही बातें हम पिछले 8 सालों से समझा रहे थे कि अमेरिका पे जिस तरीके से भरोसा दिखा रहे हैं या अपनी इमेज दिखाने के लिए यहाँ पे कि प्रधानमंत्री की बहुत इमेज बन गई है, अमेरिका के राष्ट्रपति से गले मिल ले रहे हैं, वो तो वहां तक के चुनाव तक में पहुंच गए। तब भी हमने बोला था कि जब ट्रंप की और पुतिन एक सेम स्टेज पे नहीं है तो हमें बैलेंस अपनाना चाहिए, तो वहां पे हमने बैलेंस अप्रोच अपना ही नहीं है। तो हम अभी हमारी डेमोक्रेट्स की गवर्नमेंट है वहां पर, तो उसके इफेक्ट हमारे ऊपर आने ही आने वाले हैं। और जो सीधा साध इसका इफेक्ट दिखा है कि वहां का जो टॉप इकोनॉमिक एडवाइजर है वो ऐसी खुलेआम खुले स्टेज से चेतावनी दे रहा है, तो वो चीजें पहले से नहीं अपनानी चाहिए थी। तो अभी भी टाइम है, अगर एक न्यूट्रल पॉलिसी लेके चलेंगे और अपनी जो नीड होती है उसके हिसाब से अंतर्राष्ट्रीय संबंध बनते हैं। खाली बोलने से थोड़ा कि हमारी इमेज अच्छी होगी, हमारी इमेज अच्छी होगी, इमेज अच्छी हो जाती है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध इमोशंस पे नहीं चलते हैं ना। आपको अगर इतनी अच्छी इमेज थी तो आपको अफगानिस्तान, चाइना पे इंडिया का जो स्टेट था वो उस पर, अब जो बड़े जितने डेवलप कंट्रीज है वो अपना स्टैंड ले लेते, उस पर कोई स्टैंड नहीं लिया था। हमारी जो डिपेंडेंसी चाइना पे बढ़ी है, कम तो हुई नहीं है। तो वो तो आप प्रैक्टिकल होकर, प्रैग्मेटिक होकर बातें करी जाएंगी ना कि उस स्टेज पे हम कहाँ पर अपने आप को देख रहे हैं। खाली बोलने से, न्यूज में निकाल देने से या सोशल मीडिया पे शेयर करने से तो किसी की इमेज अच्छी हो नहीं जाएगी। तो अभी भी टाइम है कि न्यूट्रल पॉलिसी जैसे अपनाई हुई थी वो अपनाएं। और जो रशिया के साथ संबंधों की बात कर रहे हैं, तो हमारी कांग्रेस की सरकार ने इतने मजबूत संबंध बनाए थे कि इतना कुछ गड़बड़ होने के बाद भी आज अभी भी रशिया हमको अपना दोस्त ही मान रहा है, ये बड़ी बात है। और जो 1971 की ट्रीटी थी, ट्रीटी ऑफ पीस, फ्रेंडशिप एंड कॉपरेशन, उसी को मानते हुए लेकर के आगे बढ़े, बैलेंस अपनाएं। जो मानवता के नाम पे भारत ने हमेशा लोगों की मदद करी, उस तरीके से मदद करते रहें और अपना एक फर्म स्टैंड लेकर के आगे चलें। आज हम अमेरिका के साथ चल देंगे, कल हम रशिया के साथ चल देंगे, तो आपका इंटरनेशनल स्टेज पे भी कोई बहुत बड़ा रोल दिखता नहीं है। तो आपको बैलेंस करना पड़ेगा, आपको G7 पे, G20 कंट्रीज के साथ आपको अपने रिलेशंस को और स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा और न्यूट्रल रहना पड़ेगा थ्रू आउट। ये नहीं कि आज आप इसके साथ हैं, कल आपको वहां का प्रेसिडेंट का इलेक्शन है, आप अपने छोटी पॉलिसीज को, अपने कंट्री में अपनी इमेज को चमकाने के लिए उसके प्रेसिडेंट के साथ जाकर उसके इलेक्शन में खड़े होते हैं। तो अगर ये अब 8 साल में सरकार समझती है तो ये बड़ी बात होगी। और जो अपोजिशन के रूप में जो हमारा काम होता है वो हमसे, जहां पे हमको लगेगा जहां पे गलत है वहां पे हम प्रश्न उठाते रहेंगे। ठीक है अनिल गौड़ जी, एक तो सरकार को सलाह क्या देना चाहेंगे आप भविष्य के लिए, और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय संबंध हमारे मजबूत हुए हैं या फिर कमजोर हुए हैं? जी, एक चीज तो है कि हमारे अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो है वो मजबूत है और मजबूत रहेंगे, क्योंकि सारी दुनिया को पता है हिंदुस्तान का स्टैंड क्या है। अब ये क्योंकि यूक्रेन युद्ध है, अब उसके अंदर एक जो डिवीजन हो रहा है वो मल्टीपोलर वर्ल्ड का है। एक तरफ आप ले लीजिए अमेरिका है और उसके अलाइज हैं, दूसरी तरफ चाइना है और तीसरी तरफ रशिया है। वहां पे रशिया और चाइना जो है उनकी घनिष्ठता बढ़ती जा रही है। क्यों? क्योंकि ये जो आइसोलेशन अमेरिका कर रहा है रशिया का, उसके लिए चाइना जो है उसके लिए उसका दोस्त बना जा रहा है। उससे तेल भी मिल रहा है उसको, उसके आर्म्स वगैरह भी हैं, वो भी सारा कुछ मिल रहा है उसको। और ये जो चीज है ये अमेरिका को आने वाले दिनों में उनको ये मुश्किलात होगी, क्योंकि चाइना जो है जो जिस हिसाब से साउथ चाइना सी ले लीजिए आप या इंडो पैसिफिक ले लीजिए आप, अभी आप देख लीजिए हमारे श्रीलंका में क्या हो रहा है, आने वाले दिनों में हमारा पाकिस्तान में क्या होगा, और उसके बाद ये DB22 और जो बाकी। अनिल जी, आपकी वॉइस भी ब्रेक होने लगी है सर, वैसे समय भी कम है, आपकी वॉइस भी ब्रेक हो रही है। अभी मैं आपका धन्यवाद अदा करना चाहूंगी दोनों ही मेहमानों का, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपना समय हमें दिया और इतने महत्वपूर्ण मसले पर चर्चा की। तो आपको बता दें कि रूस यूक्रेन युद्ध का असर भारत पे अब साफ तौर पर दिखने लगा है, क्योंकि अमेरिका ने भारत को खुली धमकी दी है कि वो रशिया का इस तरीके से समर्थन ना करे कि आने वाले समय में उसे दुष्परिणाम भुगतने पड़े। अब देखने वाली बात रहेगी कि अमेरिका की इस धमकी का भारत किस तरीके से जवाब देता है। इसी के साथ मुद्दा में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश की तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।